हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसकी मैं रिवीजन कराऊंगा और जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ द सीबीएसई टर्म 2। सबसे पहले हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 d सबशेल, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है n-1 d सबशेल में तो उन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच द एटम और आयंस हैव इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल, एटम्स और आयंस का अगर इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल है तो उन्हें बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और याद रखना देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली सीरीज को बोलते हैं 3d सीरीज, ये होता है Sc से Zn, स्कैंडियम से जिंक तक होता है। 4d सीरीज होती है Y टू Cd, यूट्रियम टू कैडमियम। 5d सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले एक एलिमेंट सेपरेट होता है उसको बोलते हैं लेंथेनम, और फिर आता है HF टू Hg। HF होता है हमारा हैफनियम, Hg होता है हमारा मरकरी। 6d सीरीज में सबसे पहले एक सेपरेट एलिमेंट होता है एक्टिनियम, और Rf टू Cn। Rf क्या होता है, रदरफोर्डियम, एंड Cn होता है कॉपरनिकियम। नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। एक्सेप्शन की बात करेंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है इनका क्या होता है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है n-1 d 10 ns 2 इन देयर ग्राउंड एज वेल एज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनका जो डी ऑर्बिटल है वो हमेशा क्या रहता है, कंप्लीटली फिल्ड रहता है। जैसे अगर आपके पास Zn2+ है, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो उसमें भी क्या रहेगा, जो डी ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। So they do not show the characteristic properties of transition elements। तो transition elements बाकी elements के साथ इनकी properties मैच नहीं करती, so they are not considered as transition elements। Another exception है क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नॉर्मली क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए है 3d4 4s2, बट उसकी जगह ये हो जाता है 3d5 4s1। और कॉपर का क्या होना चाहिए 3d9 4s2, बट उसकी जगह उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d10 4s1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड Mn। मैग्नीज भी इसमें आता है, याद रखना मैग्नीज काफी ज्यादा स्टेबल होता है। डिस्प्ले हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट दीज एलिमेंट शो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी हार्ड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या, दे आर वेरी हार्ड एंड लो वोलाटिलिटी। लो वोलाटिलिटी मींस वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना इन एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। ये हमने क्या बनाया, टेबल बनाया, ये एटॉमिक नंबर है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज। तो याद रखना इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग। ये खुद के एटम्स के क्या साथ बना सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ज्यादा खुद के साथ क्या बना सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, और एज ए रिजल्ट इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, सपोज सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सो मेटेलिक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इट राइजेस टू मैक्सिमम एट D5। D5 मतलब क्रोमियम तब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जैसे 3d5 4s1। तो 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्रोमियम का मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। बट इसमें एक्सेप्शन है ऑफ Mn एंड Tc। मैग्नीज और Tc का मतलब क्या है, टेक्नीशियम। दोनों में क्या होता है, स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो मैग्नीज और जो टेक्नीशियम है उनकी मेटेलिक बॉन्ड, वो मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि वो खुद ही क्या होते हैं, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। एज ए रिजल्ट दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और याद रखना इन सब में सबसे हाईएस्ट जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा W, विच इज टंगस्टन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, हाई। इसका मतलब क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटेलिक क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल एटम्स। अगर आप मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करना चाहो तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। से ये डेल्टा AH एटॉमिक नंबर, ये हमारा ग्राफ है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे ये सिमिलर है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता था। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट और मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतना ही क्या होगा, ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो दोनों के ग्राफ क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो इट इंक्रीजेस रीच टू द मैक्सिमम इन द मिडल। क्रोमियम में मैक्सिमम हो जाएगा जैसे, देन इट विल मिडल के साथ क्या हो जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा।
अगर हम बात करें ये 3D सीरीज, ये 4D 5D है। 4D एंड 5D सीरीज जो है जनरली हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द 3D सीरीज। तो 4D एंड 5D की ज़्यादा ग्रेटर होगी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बनाएंगे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। इन जनरल क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अगर हम कोई भी सीरीज लेंगे तो याद रखना जैसे जैसे हम सीरीज में जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमने डायग्राम बनाया, ये रेडियस है। अगर आप देखो 3D 4D 5D के सबसे पहले क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ शील्डिंग ऑफ डी इज नॉट इफेक्टिव। डी का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग होता है और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर आप देखो एंड में, अगर आप देखो साइज इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है, उसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द एलिमेंट ऑफ 4D एंड 5D, 4D और 5D का क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है 4D 5D का साइज सेम? क्योंकि बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो 4f ऑर्बिटल है वो 5D से पहले क्या होने लग जाता है, फिल होने लग जाता है इन 5D सीरीज। तो 4f जल्दी फिल होता है, तो याद रखना 4f का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है एंड साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज बिकम सेम। सो एज ए रिजल्ट जिरकोनियम एंड हैफनियम हैज सेम साइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इन ईच सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। याद रखना जो इनर डी ऑर्बिटल है लेफ्ट टू राइट जब आप सीरीज में मूव कर वो क्या होते हैं, फिल होते हैं और उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एज ए रिजल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें 5D एलिमेंट जो होते हैं, दे हैव पोजेसेस हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन द 3D एंड 4D एलिमेंट्स। 5D की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? अगेन बिकॉज ऑफ ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। 5D एलिमेंट्स का ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसलिए होता है क्योंकि दे हैव इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। जो 5D एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, 4f ऑर्बिटल होता है, और जो ये 4f ऑर्बिटल होता है याद रखना उसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है 5D एलिमेंट्स में और इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, दे शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। उनकी वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल। इन दोनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है काफी स्मॉल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर सकते हैं। एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन द मिडल ऑफ द सीरीज। जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मिडल ऑफ द सीरीज होता है। जैसे हमारा मैग्नीज का +2 से +7, तो हाईएस्ट +7 मैग्नीज का होगा विच इज इन द मिडल ऑफ द सीरीज। और एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज एग्जिबिट फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सीरीज के स्टार्टिंग में आता है जैसे स्कैंडियम, इसका सिर्फ क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अचीव्ड इन TiX4, VF5 एंड CrF6। अगर हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, टाइटेनियम जब हेलोजन के साथ कंबाइन करता है तो उसका आ जाता है +4, वेनेडियम फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है +5 और क्रोमियम जब फ्लोरीन के साथ करता है +6, तो इनका आ जाता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब फ्लोरीन के साथ ही क्यों आता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर? द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकता है क्योंकि इसकी है हाई लैटिस एंथैल्पी। तो ये जो बॉन्ड बनाता है आयनिक कंपाउंड में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, सो एज ए रिजल्ट काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और हायर बॉन्ड एंथैल्पी इन कोवलेंट बॉन्ड। अगर ये कोवलेंट कंपाउंड्स बना रहा है तो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है विद फ्लोरीन, सो एज ए रिजल्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ शो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कॉपर 2+ एक्वस है वो ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर प्लस इन एक्वस स्टेट। ऐसा क्यों होता है? याद रखना जो कॉपर प्लस होता है वो होता है 3D10। 3D10 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट कॉपर 2+ 3D9 ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम कॉपर 2+ का याद रखना साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स उसे इजीली सराउंड कर सकते हैं और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, मोर नेगेटिव, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है कि कॉपर +1 से +2 में कन्वर्ट हो सकता है और इट कंपनसेट फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो एज ए रिजल्ट कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड को इंसाइड विद ग्रुप नंबर फ्रॉम Sc to Mn। तो अगर हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स की बात करें, जैसे Sc2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +3 और मैंगनीज Mn
2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है +7। तो ये जो +3 और +7 है ये ऑल्सो कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर। Sc का ग्रुप नंबर 3 होता है, मैग्नीज का 7। तो जब भी Sc से Mn आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर का देखोगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर विद ऑक्साइड्स, तो ग्रुप नंबर को भी मैच करता है। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द दिस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड फ्लोरीन। अब जो ऑक्सीजन है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है फ्लोरीन से। अगर हम बात करें एग्जांपल, जो Mn है फ्लोरीन के साथ सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन शो करता है बट Mn2O7 जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन के साथ ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स। अब हम बात करेंगे लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट्स में शो होता है? जो लिगेंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। जैसे लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, बट इन एडिशन टू फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड वो कुछ लिगेंड जैसे CO क्या कर सकता है, Ni से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पाई कैरेक्टर से वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर हम बात करें NiCO4 में तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे Mn2+2M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताता है कितना जल्दी जो मेटल अपनी आयनिक फॉर्म से मेटल में कन्वर्ट हो जाए एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केस ऑफ मेटल्स में क्या होता है, मेटल क्या करते हैं, अपने एटम से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट ऑफ द मेटल केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ठीक है। अब याद रखना, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता अगर हम सीरीज में देखें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इररेगुलरिटीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एटम्स की होती है वो डिफरेंट होती है, एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। बट जो कॉपर है याद रखना उसका पॉजिटिव E0 है, मतलब कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर कॉपर सॉलिड टू द कॉपर इन द आयनिक फॉर्म। तो अगर आपको कॉपर से कॉपर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। सो दैट्स व्हाई कॉपर प्रेफर करता है इन द ग्राउंड स्टेट और कॉपर Cu की फॉर्म में, ठीक है। अब याद रखना, कॉपर डज नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम द एसिड, और कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है एसिड के साथ रिएक्ट करके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ E0 ऑफ Mn, Ni एंड Zn आर मोर नेगेटिव। अगर हम Mn, Ni और Zn को देखें, इनकी जो E0 की वैल्यू काफी ज्यादा नेगेटिव, मतलब वो ज्यादा इजीली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो Mn है, Mn2+ की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये होता है हाफ फिल्ड 3d5 ऑर्बिटल। निकल की बात करें, निकल जब Ni2+ में कन्वर्ट हो जाता है तो याद रखना इसकी लार्ज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जब जिंक की बात करें, जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है तो इसका जो d ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो जाता है, बन जाता है 3d10। सो एज ए रिजल्ट इन तीनों की क्या होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे M3+ to M2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखना इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। हाई वैल्यू होती है मैंगनीज और जिंक की, मतलब जो मैंगनीज है वो +3 से +2 में कन्वर्ट होना चाहता है, सिमिलरली जिंक। ऐसा क्यों कि इनकी हाई वैल्यू है? क्योंकि Mn2+ का क्या होता है, 3d5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल। तो Mn जो है वो 2+ की फॉर्म में रहेगा, सिमिलरली जिंक भी 2+ की फॉर्म में रहेगा क्योंकि इसका होता है फुली फिल्ड d ऑर्बिटल। अब याद रखना जो Sc है उसकी लो वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि जो Sc है वो 3+ जो है उसकी होती है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो उसकी लो वैल्यू होने की वजह से वो इसी फॉर्म में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, वो इस तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। सिमिलर लो वैल्यू ऑफ Fe3+, Fe3+ भी क्या होगा, रिडक्शन शो नहीं करेगा, तो उसकी वैल्यू लो होगी क्योंकि जो उसका है जो d ऑर्बिटल है उसमें क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यू। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। मेटल इन फर्स्ट सीरीज जो 3D सीरीज में है, कॉपर को छोड़ के बाकी सारे क्या कर सकते हैं, एसिड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं। कॉपर हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। नेक्स्ट जो लार्ज वैल्यू ऑफ E0 ऑफ M3+ to 2+, मतलब लार्ज वैल्यू का मतलब क्या है, जो मेटल है 3+ से 2+ में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, रिडक्शन शो करेगा। तो Mn3+ और कोबाल्ट 3+ जो होंगे वो दोनों क्या करेंगे, रिडक्शन शो करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिडक्शन करता है वो दूसरे का बन जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 ऑफ Ti2+, V2+ एंड Cr2+। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू मतलब ये जो स्पीशीज है, आयनिक स्पीशीज, वो क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। सो एज ए रिजल्ट दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्पेशली याद रखना जो क्रोमियम 3+ है वो ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसकी होती है T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और याद रखना जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है वो उतना इजिली क्या कर सकता है, हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है फ्रॉम एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
ट्रांजिशन मेटल आयन जनरली हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन मेटल्स के पास क्या होता है, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक, मींस दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाते हैं डायमैग्नेटिक। अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट विच इज म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n+2। याद रखना इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उसमें हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जो डी ऑर्बिटल है स्प्लिट होता है T2G EG में, और अगर ये जो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और जंप करते हैं फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल, एज ए रिजल्ट ये कलर शो करते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट तो ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, कलरलेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज उनका साइज क्या है, स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन जो हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी क्या काफी ज्यादा है, और इनके प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस से क्या हो जाएगा, जो लिगेंड है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और एज ए रिजल्ट दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जो ट्रांजिशन मेटल है दे हैव एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं और वो बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। जैसे हमें एग्जांपल दिया, यहाँ पे है Fe3+, यहाँ पे आयोडाइड आयन को ये क्या कर लेंगे, आयोडीन में कन्वर्ट कर लेंगे, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर लेगा, आयरन चेंज कर लेगा। तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके ये क्या कर सकते हैं, दे कैन डू कैटालिटिक प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, वेनेडियम ऑक्साइड जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में, और जो निकल है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स। तो याद रखना जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन एटम्स के बीच में क्या होती है, कुछ स्पेस रह जाती है, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस स्पेस में क्या हो सकते हैं, स्मॉल एटम्स आ सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के, और जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और याद रखना ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन स्टाइशियोमेट्रिक। एग्जांपल, TiC, Mn4n, Fe3n एंड VH0.56। याद रखना साथ में ये हार्ड होते हैं, कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दीज कंपाउंड्स आर इनर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलॉय फॉर्मेशन। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज, इनके जो एटॉमिक साइज होते हैं बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और याद रखना दीज एलिमेंट्स कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट देयर पोजीशन इन क्रिस्टल। तो एक जो एलिमेंट है क्योंकि साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो एक दूसरे की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एज ए रिजल्ट ये अलॉय बना सकते हैं। एग्जांपल, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज जो है ये यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्टील में। ब्रास होता है अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, एंड ब्रॉन्ज होता है ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। The F block elements consist of element in which 4f and 5f are progressively filled, जिसमें क्या होता है 4f and 5f ऑर्बिटल क्या होता है, fill होता है। The two series of inner transition metals are, तो याद रखना इसे हमने दो सीरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली सीरीज में क्या होता है, 4f ऑर्बिटल fill होता है from Ce to Lu। C होता है सीरियम टू ल्यूटिटियम, इसे हम बोलते हैं लैंथेनॉइड। और जब 5f fill होता है from थोरियम टू द लॉरेंशियम at TH to Lr, तो इसे बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स। अब जो लैंथेनम है और जो एक्टिनियम है, इट डज नॉट बिलोंग टू द एफ ब्लॉक, ठीक है। वो एफ ब्लॉक को बिलोंग इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, तो हम इन दोनों को डी ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। बट देयर जो प्रॉपर्टीज रिसेंबल विद द एलिमेंट्स ऑफ 4f एंड 5f एलिमेंट, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ रिसेंबल करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंथेनॉइड्स की। लैंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है XC, 4f0 to 14, 5d0 to 1 एंड 6s2।
अब याद रखना इसमें दो एक्सेप्शन है, एक है गैडोलिनियम और दूसरा है ल्यूटिटियम। गैडोलिनियम में क्या होता है, इसे चाहिए 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4f7 होता है हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सो एज ए रिजल्ट जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, भेज देता है 5d में एक इलेक्ट्रॉन भेज देता है। सिमिलरली ल्यूटिटियम को चाहिए फुली फिल्ड ऑर्बिटल, सो दैट्स वाई 4f14, तो एक इलेक्ट्रॉन वो 5d में भेज देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक साइज। याद रखना एटॉमिक और आयनिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है जब आप जाते हो लेंथेनॉइड सीरीज में। इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटिटियम। अब हम लेंथेनियम इसलिए लेते हैं, लेंथेनियम वैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट है बट इसकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक को मैच करती है, तो हम लेंथेनियम भी ले लेते हैं। इसे बोलते हैं जो साइज डिक्रीज हो रहा है इसे बोलते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये इसका मैंने ग्राफ बनाया, ये है आयनिक रेडियाई और ये है एटॉमिक नंबर, और आयनिक रेडियाई हमने लिया हुआ है +3। तो याद रखना इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहती है आयनिक फॉर्म में, सो दैट्स वाई हमने +3 लिया हुआ है और इनका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि जो 4f ऑर्बिटल है वो 5d से पहले क्या होता है, फिल होता है। 4f जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके क्या होते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से याद रखना रेगुलर क्या होता है, डिक्रीज इन साइज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कोवेलेंट नेचर ऑफ Ln हमारा लेंथेनॉइड है, OH बॉन्ड इंक्रीजेस। याद रखना जो कोवेलेंट नेचर है वो इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। और हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द फेजायंस रूल, कैटायन का साइज अगर डिक्रीज होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो एज ए रिजल्ट लेफ्ट टू राइट क्या होगा, हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या डिक्रीज हो रहा है। और याद रखना आयनिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बेसिक कैरेक्टर में, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम LaOH थ्राइस टू LuOH थ्राइस। तो ये चीज याद रखना। और आप सिंपल ये भी बता सकते हो कि La का साइज थोड़ा बड़ा है तो बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा वीक होगा। Lu का साइज छोटा है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना क्या होगा, काफी ज्यादा इजी होगा La का। एज ए रिजल्ट क्या होगा, OH इजीली रिलीज हो जाएगा। और इसमें बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि साइज छोटा है, तो OH रिलीज करना डिफिकल्ट, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। सो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से लेंथेनॉइड का साइज क्या हो जाता है, उनका जो डिफरेंस होता है साइज का वो काफी स्मॉल हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑल लेंथेनॉइड्स हैव क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट साइज सिमिलर होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सिमिलर होती है, एंड दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। याद रखना जो लेंथेनॉइड्स है वो एग्जिबिट करते हैं प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। सीरियम और टर्बियम की बात करेंगे। सीरियम और जो टर्बियम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4 होती है। सीरियम +4 इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी हो जाती है 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 4f0 होता है हमारा नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और Tb+4 क्या होता है हमारा 4f7 विच इज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सिमिलरली कुछ एलिमेंट्स की +2 भी होती है। Sm जो है +2 होता है 4f6, Eu+2 होता है 4f7, Yb+2 होता है 4f14 इन एक्वस स्टेट। ये चीज आपको याद रखने की कौन +4 दे रहा है, कौन +2 दे रहा है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे हैव टेंडेंसी टू अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चाहे ये +4 बनाए +2, पर ये सारे क्या चाहते हैं कि वापस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो Ce+4 है वो चाहता है कि वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, Ce+3 में, तो वो रिडक्शन शो करेगा। सो एज ए रिजल्ट इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली Eu+2 Sm+2 जो है वो क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको डी एंड एफ ब्लॉक के रिवीजन वीडियो समझ आए हो। सिमिलर वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। हर एक चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।